साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम कलाम एकेडमी की नए इनिशिएटिव श्रृंखला एक समाधान के तहत कलाम एकेडमी के द्वारा पूर्व में आयोजित की गई सेकंड ग्रेड परीक्षा हेतु टास्क आधारित जो टेस्ट सीरीज थी उसमें पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज विश्लेषण करेंगे। इस श्रृंखला के तहत हम पूर्व में 2 वीडियो में 4 टॉपिकों का विश्लेषण कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक का विश्लेषण करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन हर बार आता है। पहला है भारत और यूएनओ और दूसरा भारत की विदेश नीति की वर्तमान विशेषताएं और 7 के अंतर्गत है उसके अंदर है वो नेहरू जी का योगदान। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, भारत और यूएनओ के तहत जो टॉपिक है अपना, उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आपको कि संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर के संबंध में सम्मिलित करना। आपको पहला तो आपको विषय दिया गया है, दूसरा अध्याय। पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है वो अस्तित्व में कब आया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को है वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही है वो चार्टर अस्तित्व के अंदर आ गया था। इसमें टोटल 19 अध्याय हैं और 111 धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं। उसमें से भाग दिए गए हैं, इधर भाग का नाम है तो आपको सम्मिलित करना है। इससे जुड़ा हुआ सेकंड ग्रेड के अंतर्गत 2 क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। तो पहला इसमें है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद है वो, सुरक्षा परिषद को ऐसे याद रखो, इसका अध्याय है वो सुरक्षा परिषद के अंदर सदस्य कितने हैं, टोटल स्थायी 5। तो इसका अध्याय है वो कौन सा हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है। दूसरा है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। एक बार इसको छोड़ दो, तीसरा कर लो अपने उद्देश्य और सिद्धांत। तो हम जब भी कोई चीज है वो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं, तो उद्देश्य और सिद्धांत का उल्लेख है वो इसका है वो पहले भाग के अंतर्गत है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी आपको पता होना चाहिए कि इसका उल्लेख है वो कौन से भाग के अंतर्गत है, वो भाग 14 के अंतर्गत है। दूसरा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है, तो इसको ऐसे याद करना कि विवादों की निपटारे हेतु सुरक्षा परिषद है और सुरक्षा परिषद है वो मामलों का शांतिपूर्ण समाधान करती है। तो सुरक्षा परिषद तो 5वें नंबर पर आ गई और समाधान करने के लिए वो ये 6ठे नंबर के ऊपर आ गए, ये टॉपिक है वो। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसको। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपके, 3 नंबर हो गया। ठीक है, देखो अपन इसको देखते हैं भाग कौन से हैं इसमें, तो जल्दी जल्दी देखते हैं अपन। हाँ, इसको याद आप है वो मोटा मोटी पहले तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है आपका उसके अंतर्गत है, उसके 6 भाग हैं या 6 संस्थाएं हैं उसकी, उनको पहले तो आप याद करेंगे। तो पहला तो आपका अध्याय सुरक्षा परिषद है, तो मैंने आपको सुरक्षा परिषद को याद करा दिया कि सुरक्षा परिषद में 5 क्या है स्थायी सदस्य हैं। तो ये भाग का नाम भी याद रखना कौन सा है, 5वां इसका नाम है। ठीक है। दूसरा आप याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है महासभा, तो महासभा में कितने अक्षर आ रहे हैं, 4 है, तो इसका भाग कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसका आपको भाग याद रखना है, कौन सा भाग है, 10 है इसका भाग। और इसके अलावा आपको सचिवालय याद रखना है, इसका भाग कौन सा है, 15। तो आप मुझे बताइए कि सचिवालय बड़ा है या न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपने कोर्ट बड़ा है। तो सचिवालय है उसके ऊपर अधीन है वो कार्यकारी है वो आपकी विधायिका है, उसके अधीन न्यायालय आता है। तो सचिवालय के ऊपर अपन भाग नंबर 14 कर देंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। और भाग नंबर 13 के अंतर्गत है वो न्यास परिषद है। तो इस प्रकार आप भाग मोटा मोटी 6 के तो कम से कम याद रखें। और पहला आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि उद्देश्य और सिद्धांत है उनका उल्लेख सबसे पहले करते हैं, तो भाग 1 के अंदर है। अब उद्देश्य और सिद्धांत निर्धारित करने के बाद है वो सदस्यता देते हैं हम लोगों को। सबसे पहले सदस्य तो बनाएंगे ना अपने विचारों को फैलाने के लिए, तो इसके अंतर्गत सदस्यता आ गई। अंग यदि याद करने हैं तो थोड़ा देसी भाषा में इसको इंग्लिश में याद कर लो। जैसे ऑर्गन्स है, तो ऑर्गन्स में कितने अक्षर है, 6 है। भाग कितने हैं, इसके अंग हैं। देखो मैंने आपको बताया कि यूएनओ है उसके अंग कितने हैं, 6। ऑर्गन्स में कितने शब्द हैं, 6। तो अंगों का वाला भाग है वो हो गया आपका तीसरा। ऐसे करके याद कर सकते हैं, वरना आप 19 के 19 वैसे रट नहीं सकते, थोड़ा आपको कैसे ना कैसे करके रिलेशन बैठाना पड़ेगा। महासभा में 4 है इसलिए भाग 4 है। सुरक्षा परिषद 5 हो गया। सुरक्षा परिषद क्या करती है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करती है। और समाधान कोई यदि नहीं करता है शांति से, तो फिर उसके ऊपर क्या करती है, कार्रवाई करती है। और जब भी किसी के ऊपर अपन कार्रवाई कर देते हैं मान लो गलती से, तो फिर अपने को उससे क्या बैठानी पड़ती है, व्यवस्था बैठानी पड़ती है। तो ऐसे याद कर लो इसको 6, 7, 8 की भाई सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद है वो सबसे पहले विवादों के निपटारे के लिए है वो क्या करती है, आपकी शांतिपूर्ण समाधान करती है विवादों का। शांतिपूर्ण समाधान नहीं होता है तो फिर क्या करती है, कार्रवाई करती है। और कार्रवाई जब हो जाती है, कोई कर देता है, तो फिर उसको क्या बैठानी पड़ती है, व्यवस्था बैठानी पड़ती है। और आर्थिक सामाजिक परिषद का उल्लेख है वो, ये आप याद रखना पड़ेगा आपको, भाग 10 में है। और सामाजिक आर्थिक परिषद के ऊपर ही जस्ट है वो सबसे पहले सहयोग करना पड़ेगा अपने को, तो इसका भाग 9 हो गया। ठीक है। ये आप सचिवालय वगैरह याद कर सकते हैं, नीचे वाले ज्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है।
और संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर वो कब अस्तित्व में आया था, तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को आया था। 19 भाग हैं, 111 अनुच्छेद है इसके अंतर्गत। और संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है इसमें 3 बार संशोधन हो चुका है। कब कब, तो 1963 में, 1965 में और 1973 में। 1963 वाला जो आपका संशोधन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1963 के अंतर्गत किया गया जो संशोधन था उसमें सुरक्षा परिषद के अंतर्गत देखो वर्तमान में है वो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो पहले ये 10 अस्थायी सदस्य नहीं थे, 6 अस्थायी सदस्य थे, टोटल 11 थे। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कब की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक एग्जाम में, तो याद रखना कब की गई थी, 1963 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत है वो, हाँ देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल संस्थापक सदस्य है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मूल ही है। और जिसने 30 अक्टूबर 1945 को यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, तो 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर हमने किए थे, तो एकदम सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हिंदी सहित 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, बिल्कुल ये बात भी एकदम से सही है। 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो पहले अंग्रेजी है, फिर आपकी रूस है, फिर चाइनीज है, फिर स्पेनिश है, और फिर आपके वो अरबी भी है, छठी भाषा याद रखना। छठी भाषा कौन सी है, अरबी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। फ्रेंच हो गई एक। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से अब तक महासभा की 2 महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिनमें से पहली विजय लक्ष्मी पंडित रही है। दरअसल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे 3 नंबर गलत है, तो इसमें 3 ही होगा, 1/2। आपके जो टेस्ट सीरीज की आंसर की थी इसमें हमने गलती से तीनों सही मान लिए थे, तो वो गलत है थोड़ा सा, इसको आपको सही करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में अब तक महासभा की 2 महिलाएं अध्यक्ष नहीं रही हैं, 3 रही हैं, है ना। और पहली याद रखना कौन था, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि आपके 8वें सत्र की 1953 के अंदर है वो अध्यक्ष बनी थी। ये वो नेहरू जी की बहन है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ कौन बनी अब तक है वो इसकी महिला अध्यक्ष में लिखा है मैंने थोड़ा सा जल्दी से, ताकि आपको टाइम बचे आपका। तो 1953 के अंदर 8वीं महासभा की अध्यक्ष तो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। इसके अलावा एनजी एलिजाबेथ बुक्स, ये नाम याद मत रखना, और शेखा हरीन रशीद, ये जो खलीफा है बहरीन की। तो लाइबेरिया और बहरीन की 2 और बन चुके हैं, तो टोटल कितनी बन चुकी हैं, 3। अब हम 7 के अंतर्गत ये भी इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यूएनओ की, है ना, संयुक्त राष्ट्र की। तो सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस बना था 1919 के अंतर्गत, वो विश्व युद्ध को रोकने के अंदर असफल हो गया। तो फिर हमने 25 अप्रैल से लेकर 26 जून 1945 तक है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के हेतु है वो सैन फ्रांसिस्को के अंतर्गत है वो क्या बनाया था, सम्मेलन किया था, एक आयोजित किया था, जिसके अंतर्गत है वो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया गया था। और इसी 26 जून 1945 को इसके ऊपर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया था। भारत की तरफ से है वो रामास्वामी मुदलियार ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 15 अक्टूबर को पोलैंड है उसने याद रखना हस्ताक्षर किए, तो टोटल 51 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आ गया था, और इसके 6 भाग हैं, 6 अंग है, 19 इसके चार्टर के अंतर्गत अध्याय हैं, 111 दाएं हैं। और याद रखना हस्ताक्षर तो भारत ने 26 जून को ही कर दिए थे, लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद में हर देश को अपनी संसद से अनुमोदन करवाना पड़ता था, और वो अनुमोदन हुआ था अपना 30 अक्टूबर को, तो इसलिए इसके अंतर्गत है वो 30 अक्टूबर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो, फरवरी 2025 तक 150 से अधिक भारतीय महिला शांति सैनिक 6 महत्वपूर्ण मिशनों में कार्यरत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन उसका हिस्सा नहीं है? तो उन 6 में से आपके नोट्सों में अच्छे से दिया हुआ है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा हालांकि जटिल होता है, इनको याद रखना। तो अबई के अंतर्गत तो वर्तमान के अंदर भी है, और दक्षिणी सूडान के अंतर्गत भी है, और पहला यही था, फिर दूसरा कांगो के अंदर भी है। तो इसका गलत आंसर जो है वो साइप्रस है, तो ये साइप्रस के अंदर हिस्सा नहीं है। तो फिर हम 6 याद कौन कौन से रखने हैं आपको, तो ये तो आपने याद कर ही ली कि अबई, दक्षिण सूडान और कांगो, ये 3 तो थे ही थे। साइप्रस नहीं था, साइप्रस की जगह है लेबनान और गोलन हाइट्स के अंतर्गत और पश्चिमी सहारा के अंतर्गत है वो, याद रखना हमारी क्या है, महिला शांति सैनिक हैं वो कार्यरत हैं। और याद रखना संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी शांति जो मिशन की सेनाएं होती हैं उनके अंतर्गत महिलाओं को शामिल करने वाला पूरे दल के अंतर्गत सभी सदस्य महिलाएं शामिल करने वाला पहला राष्ट्र है, याद रखना कौन, भारत है। ठीक है, आगे देखिए अपन, भारतीय शांति सैनिकों के ऑपरेशन सनफ्लावर के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। हाँ, तो इस कथन ऑपरेशन के द्वारा कांगो के संसद के अंतर्गत है वो सदस्यों की क्या दी गई थी, उनको सुरक्षा दी गई थी। ये एकदम सही बात है, वहां की संसद के सदस्यों को वो कैप्चर कर लिया था। और इसमें योगदान देने हेतु कैप्टन
बचन सिंह को मरणोपरांत क्या दिया गया था, परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये भी दोनों सही है, इसके अंतर्गत है वो। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है कि कैप्टन गुरबचन सिंह को क्यों दिया गया था, तो यहाँ योगदान देने के लिए है वो ऑपरेशन सनफ्लावर, योगदान देने के लिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था। और ऑपरेशन सनफ्लावर का संबंध किससे है, तो कांगो के सदस्यों की कांगो के संसद के सदस्यों की सुरक्षा हेतु चलाया गया था। तो एक और दोनों इसके अंतर्गत सही है। अगला देखिए अपना, भारत में लाइब्रेरिया में शांति स्थापना मिशन के लिए पहली बार महिला दल भेजा। तो ये एकदम से सही बात है, पहली बार महिला दल भेजा था। भारत यूएन में पूर्णतः महिला सदस्यों का दल भेजने वाला दूसरा देश बना। तो ये इसके अंतर्गत गलत है, दूसरा नहीं, याद रखना भारत कौन सा देश था, फर्स्ट था। लाइब्रेरिया के अंदर 2007 के अंतर्गत है वो एक दल भेजा था जिसमें सभी सदस्य महिलाएं थी और उन्होंने रात्रि गश्त उसका आयोजन किया था लाइब्रेरिया के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, सॉरी आपका केवल एक ही सही है इसके अंतर्गत, ठीक है। लाइब्रेरिया महिला सदस्य यहाँ लॉन्च की थी और पहला देश बना था यूएन का, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है जून 2025 तक, बताइए कितना रहा है। तो 14 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष बड़े नजदीकी हैं, तो इसमें आपको यदि पता हो तो आसानी से कर दोगे आप। इसका सही आंसर होगा 16 वर्ष। क्यों, क्योंकि भारत है वो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत है वो कितनी बार सदस्य चुना जा चुका है स्थायी परिषद के अंतर्गत, 8। और कार्यकाल कितना होता है टोटल, एक बार के अंतर्गत 2 वर्ष। तो टोटल कितने वर्ष हो गए आपके, 16 वर्ष। और पहली बार 1951 के अंदर 51 के अंतर्गत चुना गया था। वो लास्ट के बार है वो अंतिम 8वीं बार कब चुना गया था, तो याद रखना 2021-2022 के अंदर। हम थोड़ी सी सुरक्षा परिषद की भी चर्चा कर ही लेते हैं, देखो फास्ट एकदम से। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो आपकी है सुरक्षा परिषद है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है। और इसको डेविड कुशमैन ने क्या कहा था, विश्व की पुलिस का दर्जा दिया था। और इसमें 5 तो स्थायी देश होते हैं, वो आपको पता ही है। 10 कैसे देश होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इन अस्थायी सदस्यों का चयन है वो किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा किया जाता है, 2/3 बहुमत के द्वारा, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। तत्काल उनको दोबारा सदस्यता नहीं मिल सकती जो अस्थायी चुने जाते हैं। जैसे 2021-22 में भारत चुना गया था, तो 22-23 में उसको नहीं दे सकते अपन। और इसका चयन का जो आधार है वो भौगोलिक होता है। ये जो 10 सदस्य चुने जाते हैं वो ऐसे नहीं कि सारे के सारे 10 एशिया से चुनेंगे, ऐसा नहीं है। सभी महाद्वीपों को है वो बराबर दर्जा दिए गए। ये चीज आपके नोट्स में नहीं है, जबकि हाल के अंदर जो आरपीसी की एग्जाम आयोजित हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। तो देख लेना, इसमें 10 में से 3 सदस्य तो आमतौर के ऊपर अफ्रीका से होते हैं, ठीक है। 2 हमारे एशिया प्रशांत महासागर से होते हैं। और फिर लेटिन अमेरिका जो कैरिबियाई है, जो आपका उत्तरी अमेरिका के नीचे दक्षिण अमेरिका वाला है, लेटिन अमेरिका जिसको कहते हैं अपन, कैरिबियाई देश है, वहां से 2 होने चाहिए। पूर्वी यूरोप से 1 होना चाहिए, पश्चिमी यूरोप से कितने, 2। तो दोबारा इनको याद कर लीजिए आप, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। अफ्रीका में कितने, 3 है। नीचे हमारे थोड़ा सा एशिया के पास ही पड़ता है भारत के पास, तो उसको रिलेशन कर लो, इसमें 3 है। एशिया में कितने हैं, 2। और नीचे वाले जो आपके लेटिन अमेरिका उसमें भी कितने हैं, 2। पूर्वी यूरोप से है वो ऑलरेडी 2 हैं, वो यूएन के अंदर वो परमानेंट मेंबर है, तो वहां से 1 ही है। जबकि पश्चिमी जो यूरोप आपका, वहां याद रखो कितने हैं, 2 हैं। तो ये छोटा सा इसका भारत के ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेना। अभी आपका पेपर जब बन रहा होगा शायद तक उस समय ये ट्रेंड के अंदर आ था, ये नोट्स में नहीं लिखाया गया क्योंकि ये बाद में जुड़ी है न्यूज। तो जो मैंने आपको बताया 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। उन 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 सदस्य अभी नए चुने गए हैं पुराने वालों के स्थान पे। तो वो 5 नए सदस्य हैं आपके बहरीन। एक बहरीन याद कर लो आप, तो बी और फिर KL याद कर लो, ठीक है, ठीक है। तो ये याद कर लो, बहरीन से बी हो जाएगा, K2 हो गया आपका कोलंबिया और कांगो हो गया, ये लातविया और लाइबेरिया, ठीक है। तो आपको याद हो जाएंगे तो इजी से है। बहरीन हो गया आपका, 1 हो गया कांगो हो गया, एक कोलंबिया हो गया, एक लातविया और लाइबेरिया हो गया। तो 5 है। और इसके अलावा जो 5 बच गए उसमें आपका पाकिस्तान शामिल है, याद रखना। और थोड़े दिन पहले जो दिसंबर चला था उसमें अध्यक्षता भी मिली थी पाकिस्तान को इसकी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी थोड़ा सा आप कनेक्शन बैठाओगे तो हो सकता है, मैंने इस प्रकार से सेट किए। पाकिस्तान, पनामा हो गया आपका, डेनमार्क और ग्रीस हो गया, सोमालिया सबसे गरीब जो है, ठीक है। भारत की यदि अपन बात करें तो 8 बार बन चुका है इसके अंदर सदस्य। 2 वर्ष एक कार्यकाल होता है, टोटल कितना कार्यकाल हो गया, 16 वर्ष। पहली बार कब बना था, 1950-51 के अंतर्गत। लास्ट बार कब बना था, 2021-22 में। और भारत 2021-22 में जब सदस्य बना था तो इन्होंने 2-3 इनिशिएटिव लिए थे, वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो नॉर्म्स जो आपका है वो मल्टीलेटरल विश्व के, बहुधर्वीय विश्व के निर्माण के लिए, और
विश्व की जो संस्थाएं उनके अंदर सुधार से जुड़ा हुआ है। एक मोदी जी ने 5S का कॉन्सेप्ट दिया था, ये जरूर थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। आपका क्या नाम है? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। ठीक है, देख लेना इसको अच्छे से। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। और मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए भी इसमें बैठक हुई थी और उसकी बैठक की अध्यक्षता मोदी जी ने की थी, और ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसकी बैठक की अध्यक्षता करने वाले, मेरी टाइम सिक्योरिटी के ऊपर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री याद रखना कौन है? तो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा देखो, यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें हम 8 बार बन चुके हैं, यानी 2 साल इसका कार्यकाल होता है, तो 16 वर्ष हमारा कार्यकाल 8 बार बन चुके हैं। लेकिन यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत है वो भारत ने अध्यक्षता कितनी बार की है अस्थायी सदस्यों के अंतर्गत है, तो वो याद रखना 11 है। और इसके पीछे आपको दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि सर टोटल 8 बार रहा है तो अध्यक्ष 11 बार कैसे बन चुका है? तो याद रखना, ये 8 बार जो है उनमें से 1 महीने के लिए आप वो अध्यक्ष बनते हो। तो टोटल तो महीने हमारे पास है, वो आप देख लो कितने बहुत ज्यादा है। तो 1 महीने के अंदर एक देश अध्यक्ष होता है, वो रोटेशन चलता रहता है उनका। तो हम 11 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, अगस्त 2021 में भी हम अध्यक्ष थे और दिसंबर 2022 के अंतर्गत भी अध्यक्ष रहे हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एक तो ये नए सदस्य कौन कौन से चुने गए हैं, और ये भी देख लेना थोड़ा सा आपको, ये महाद्वीप वाला भी। अगला देखो, मैं अपने लोगों व अपनी सरकार की ओर से इस महासभा को बताना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को पूरी तरह पालन करते हैं और हम पूरी क्षमता से उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की प्रगति के लिए काम करेंगे। यह कथन संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके अंतर्गत है, वो किसके द्वारा दिया गया? तो विजय लक्ष्मी पंडित है, वो उनके द्वारा नहीं दिया गया। ये तो 1953 के अंदर आई थी आपकी। और वीटी कृष्णाचारी के द्वारा भी नहीं किया गया। रामास्वामी मुदलियार के द्वारा यूएनओ के चार्टर के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे भारत की तरफ से। इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने याद रखना कब दिया था? तो 3 नवंबर को दिया था 1948 को। यूएन की जनरल असेंबली के अंतर्गत हमारे पहले भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। देखो, यूएन महासभा के अंतर्गत है वो पहली बार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यूएन महासभा के अंतर्गत है वो हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नहीं पूछा है मैंने, भारतीय पूछे हैं, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और वो उस समय विदेश मंत्री की हैसियत से गए थे। और यूएन की महासभा के अंतर्गत हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो उसका आंसर आएगा आपका कौन सा? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला आंसर देखना, क्वेश्चन देखना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड यूएन स्केयर, ये एक अंग है आपके तीसरी समिति के अंतर्गत, चौथी समिति के अंतर्गत लाया गया इनिशिएटिव है कि प्रयासों को समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो ये बड़ा फैक्चुअल सा है, बाह्य अंतरिक्ष के हथियारों की ओर, इसका नहीं है, वो तो पी से स्टार्ट होता है। आप बताइए कमेंट के अंतर्गत उसका नाम क्या है? रंग भेद और उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है, लेकिन ये प्रारंभिक था। इसका सही आंसर है, सीधा देखो आप कर लो, आयनीकृत विकिरणों के प्रभाव के संबंध में जन सामान्य में विश्वास पैदा करना। ठीक है, थोड़ा सा डीप है, देख लेना, क्या पता कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे। ये फिलिस्तीन वाला हालांकि चर्चा में जरूर है, लेकिन उसका रिलेशन इससे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के किस मिशन के दौरान भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की? बताइए इसके अंतर्गत आपका आंसर क्या होगा? दक्षिणी सूडान? बिल्कुल भी नहीं, इसके अंतर्गत तो लेट गए थे हम। तो इसका सही आंसर है, याद रखना, कोरिया। और ये भारत का पहला शांति मिशन भी है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। संयुक्त राष्ट्र जो शांति अभियान है उसके किस मिशन के दौरान भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की थी? तो याद रखना कोरिया, और ये भारत का पहला मिशन भी था। ठीक है, इसको मैंने डाला है, आप दोबारा इसका रिवीजन कर लीजिए। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फरवरी 2025 तक 150 से अधिक भारतीय महिला शांति सैनिक कार्य करते हैं, जो 6 महत्वपूर्ण मिशनों के अंदर कार्यरत है। ये अपन ने कर लिया है। ये थोड़ी सी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत वर्तमान में लगभग 5500 से अधिक सैनिकों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता देश है, और इसका पहला स्थान याद रखने लेना थोड़ा सा नेपाल है इसके अंतर्गत। भारत के प्रमुख पीस कीपिंग मिशन, ये अपन ने पढ़ा है अभी, कोरिया। ठीक है, कोरिया 1950 से लेकर 1954। 1953 में संयुक्त राष्ट्र के कोरिया में ऑपरेशन के दौरान अपनी भागीदारी की शुरुआत करते हुए भारत ने युद्ध बंदियों पर जारी गतिरोध को हल करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस दौरान भारत 5 सदस्यीय
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग न्यूट्रल नेशन रिपीटेशन कमीशन की अध्यक्षता की और इसके अध्यक्ष KS थीमिया थे और यह भारत का पहला पीस कीपिंग मिशन था। ठीक है, तो देख लेना थोड़ा सा, ये पहला कौन सा अभियान था, कोरिया, और इसमें राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग जो न्यूट्रल था उसकी अध्यक्षता किसने की, KS थीमिया। दूसरा आपका इंडो चाइना, ये तो आपने काफी बार पढ़ा होगा, जब वियतनाम के अंतर्गत अपनी इज्जत बचाकर भागा था अमेरिका, तब गठित आयोग था, उसकी अध्यक्षता भी की थी। ऑपरेशन सनफ्लावर की अपन ने बात कर ली, कांगो के अंतर्गत है। सिएरा लियोन जो 1999-2001 में चला था, उसमें ऑपरेशन खुखरी चलाया था अपन ने। और लाइबेरिया 2007 जो और 16 है, 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला, जिसमें सभी सदस्य महिला को तैनात करने वाला दुनिया का पहला देश बना। यह सेवा भारत ने छोड़ो एक गस्त बस्त। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, पहला मिशन कौन सा है आपका, कोरिया, और महिलाओं वाला कौन सा है, लाइबेरिया है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ये भारत की कुछ हस्तियां दी गई हैं और उनकी यूएन के अंदर भूमिका है, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है, इनका आपको मिलान करना है। कमलजीत सिंह ग्रेवाल असुमेलित कौन सा है, तो कमलजीत सिंह ग्रेवाल है वो यूएन अपील ट्रिब्यूनल में न्यायाधीश रहे हैं, ये तो सही बात है एकदम से। विनय रंजन सेन क्या रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं FAO के, ठीक है, ये भी एकदम से सही बात है। हंसा मेहता जो कि फेमस भी है बहुत, आपके अपने पता होगा, तो भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसमें महिलाओं की तरफ से पहली बार हस्ताक्षर करने वाली महिला हंसा मेहता ही थी, महिलाओं का नेतृत्व करता भी हंसा मेहता ही थी। तो ये सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष नहीं थी, बल्कि ये मानवाधिकारों के लिए जो गठित समिति उसकी अध्यक्ष सदस्य थी। और चिन्मय रंजनीनाथ गेहर खान कौन थे, तो ये आपके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद थी उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो ये अंग है तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने आगे इसमें डाल दिया है आपके वर्तमान के अंतर्गत अब तक कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 26 जून 1945 को, वैसे अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। उसके अंतर्गत भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था और यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो उसका आंसर है श्री रामास्वामी मुदलियार जो नेतृत्व करता थे। इसके अलावा वीटी कृष्णाचारी थे, इसके अलावा थे फिरोज खान। फिरोज खान कौन है पता होगा, अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड थे। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 26 जून 1945 को हुआ था, इससे ही आपका चार्टर बना था और 24 अक्टूबर 1945 को वो चार्टर अस्तित्व में आया था, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाते हैं। इसके अलावा जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, जिसका उल्लेख भारतीय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 10 के अंतर्गत है, उसके अब तक है वो दो व्यक्ति अध्यक्ष रह चुके हैं, एक तो रामास्वामी मुदलियार, एक चिन्मय रजनीकांत गारे खान। ठीक है, 1990 में, ये 1946 में, दो ये सदस्य रह चुके हैं। और यूएन की जो आम सभा जनरल असेंबली है उसकी 8वीं सभा के अंतर्गत है वो विजय लक्ष्मी पंडित है वो अध्यक्ष बनी थी। ये यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। और मानव अधिकारों के कमीशन के ड्राफ्टिंग समिति का सदस्य कौन था, तो याद रखना होगा आपको, हंसा मेहता। ठीक है, और न्यूक्लियर उप समिति का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ये इसलिए लिखे गए हैं, इसके अंतर्गत बताए रहे हैं आपको, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन आए अब तक, बहुत बार। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कौन कौन रहे हैं, इनकी अपन चर्चा आगे करेंगे, जब अगला क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कौन कौन न्यायाधीश रहे। यूएन में भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि कौन था, तो वो थे BN राव। ठीक है, BN राव, ये संयुक्त अपनी जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार भी थे। और यहां से एक अच्छा क्वेश्चन ये आप मुझे बता सकते हैं कि यूएन में भारत का वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो उसका याद रखना आंसर है पर्वतनेनी हरीश। और पर्वतनेनी हरीश जो है, इनसे पहले कौन थी, तो ये आपके रुचिरा कंबोज। और ये कंबोज है जो आपके रुचिरा, ये पहली महिला सदस्य थी, पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि यूएन के अंतर्गत भारत की तरफ से। दोबारा आपको बता देता हूं, यूएन के अंतर्गत भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि कौन था, तो इसका आंसर है BN राव। वर्तमान में कौन है, पर्वतनेनी हरीश। और पहली महिला प्रतिनिधि कौन थी, तो इससे पहले रुचिका कंबोज। आपके डायरेक्टर जनरल FAO कौन थे, विनय रंजन देव। ये ज्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, पता नहीं आपके आरपीसी कहां से क्वेश्चन उठाती। ठीक है, और वर्तमान के अंदर संयुक्त राष्ट्र निकायों में कौन कौन प्रतिनिधि हैं, तो एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके अंतर्गत दलवीर भंडारी हैं आपके। और दूसरा इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, उसके अंतर्गत हमारी प्रतिनिधि है प्रीति शारण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी देख लेना आप। और इंटरनेशनल लॉ कमीशन के अंतर्गत है वो डॉक्टर विमल पटेल है। ये तो ज्यादा बाकी इंपॉर्टेंट मुझे लगते नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डीप हो गया। ठीक है, ये जरूर देख लेना क्योंकि नया है, अभी चर्चा के अंतर्गत है। इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है
INCB जो है उसके अंदर प्रतिनिधि हैं भारत के जगजीत पावड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ILO की कार्यकारी परिषद है? बिल्कुल नहीं, कार्यकारी परिषद नहीं है, वो तो शासकीय निकाय है, आम सभा है, कार्यकारी परिषद नहीं है। इसकी मीटिंग वर्ष में एक बार होती है, ये बिल्कुल इसका आंसर सही है। अब तक 4 भारत के अध्यक्ष रह चुके हैं इसके अंतर्गत, ये भी एकदम से सही है। और याद रखना इसके अंतर्गत है वो नगेंद्र सिंह और जगजीवन राम जो कि हमारे पहले श्रम मंत्री थे, वो भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर 2 और 3 किस में आएगा? आपके 2 और 3 आएगा इसमें। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन याद रखना 1919 के अस्तित्व के अंतर्गत आ गया था अपना, और इसके 2 हैं, एक तो आपके ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा एक शासकीय निकाय है, इसके 3 स्तंभ हैं टोटल। तो ये कार्यकारी परिषद नहीं है, थोड़ा हालांकि डीप क्वेश्चन है। ठीक है, और इसकी मीटिंग एक बार होती है और इसके अध्यक्ष हैं वो 4 भारतीय रह चुके हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए बनाए गए G4 का सदस्य नहीं है? ये चर्चा में रहता है काफी बार G4, तो बताइए कौन नहीं है कमेंट के अंतर्गत आप, मैं तो बताऊंगा। तो जर्मनी इसका सदस्य है, बिल्कुल है। जापान इसका सदस्य है, ब्राजील इसका सदस्य है, इटली नहीं है। क्यों? अरे भाई आप भारत को कहां छोड़ोगे, तो भारत इसका सदस्य है। ये G4 है, याद रखना, जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, Z2B2, जर्मनी, जापान और भारत और आपका ब्राजील। और याद रखना ये क्या करते हैं, एक दूसरे के चारों सदस्य एक दूसरे की UN जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें स्थायी सीट के हेतु समर्थन करते हैं एक दूसरे का। और इसका विरोध करने के लिए पाकिस्तान के जो समर्थक हैं, पाकिस्तान समेत अन्य जो देश हैं, उनका जो क्लब है उसको याद रखना कॉफी क्लब कहते हैं। ठीक है, उसमें पाकिस्तान खूब एक्टिव है और वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो 5 सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी प्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या बढ़ाने का विरोध करते हैं। कॉफी क्लब संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति, 6 समिति बनी है, ये तो आप थोड़ा सा याद रखना का 3 अक्टूबर से 22 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ, जिसमें भारत के कितने प्रस्तावों में सह प्रायोजन रहा? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए पूछा गया है ताकि आप इसको याद कर सकें। तो इसका सही आंसर मैं सीधा बता देता हूं, याद रखना 17 प्रस्ताव है, उनका सह आयोजक रहा था तीसरी समिति के अंतर्गत भारत। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन में ही है आपका, कौन है? दलवीर भंडारी। रघुनंदन पाठक, नगेंद्र सिंह और सर बेनेगल राव हैं, ये भी याद रखना सदस्य रहे हैं। अपन अभी देखेंगे इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की थोड़ी बात कर ही लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा पहले। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है उसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी और अप्रैल 1949 के अंतर्गत इसने कार्य करना शुरू किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के हेग नामक शहर के अंतर्गत है। इसमें न्यायाधीश कितने हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं और कुछ तदर्थ न्यायाधीश भी होते हैं। एक देश की तरफ से अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 2 न्यायाधीश हो सकते हैं। और इनके नियुक्ति करने की प्रक्रिया भी क्या है, बड़ी जटिल है थोड़ी सी। जो सुरक्षा परिषद है वो तो सुझाव देती है और महासभा उन सुझावों पर विचार करके उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। और इनका कार्यकाल बड़ा अजीब सा है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है और प्रति 3 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य यानी 5 रिटायर होते हैं और इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है। और ये बाकी UN के जो सदस्य हैं उनके बीच में जो कोई विवाद होते हैं उनका समझौता करता है। जैसे अभी अपने सिंधु जल समझौता आपका है, उसको लेकर जो विवाद हो रहा है उसमें पाकिस्तान यहाँ गया है और फैसला भी काफी चर्चा में रहा था थोड़े दिन पहले इसका। तो ये भारत के 4 व्यक्ति इसके न्यायाधीश रह चुके हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन आता है। पहले थे सर बेनेगल राव, BN राव, 1952 से लेकर 53 तक थे। ये पहले न्यायाधीश थे आपके अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस ICJ के अंतर्गत है वो, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के अंतर्गत है वो आपके। दूसरे थे श्री नगेंद्र सिंह, और नगेंद्र सिंह याद रखना अध्यक्ष भी रह चुके हैं 85 से 88 तक। और तीसरे हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक 89 से 91, और वर्तमान के अंतर्गत 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले आपके दूसरे न्यायाधीश हैं भारत के दलवीर भंडारी। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना आप। बेनेगल राव 52-53 हो गया आपका, नगेंद्र सिंह 73 से 1988, 2 कार्यकाल थे इनके और ये अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पहले न्यायाधीश कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के, तो कौन थे? सर बेनेगल राव।
पहले ऐसे भारत की तरफ से न्यायाधीश जो अध्यक्ष बने इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तो वो आपको पता होना चाहिए नगेंद्र सिंह। और वर्तमान के अंदर कौन न्यायाधीश हैं, तो वो हैं दलवीर भंडारी। इनका कार्यकाल 2012 से 2028 तक है और इनका कार्यकाल 2 बार के लिए इनको चुना गया है। आगे भारत ने यूएन में 1.64 मिलियन राशि का सहयोग देकर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तैयार किया है, यूनाइट अवेयर। उसका संबंध क्या है, तो देखो ये इसका महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, अवेयर हालांकि आप कर सकते हो कि महिलाओं को जागरूकता, तो याद रखना महिलाएं जागरूकता यूएन के अंदर नहीं है, थोड़ा सा शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका सही आंसर है। चक्कर क्या है, इन शांति सैनिकों को जहां जहां नियुक्त किया जाता है वहां इनके ऊपर हमले वगैरह होते हैं, तो उनकी सुरक्षा हेतु भारत को काफी चिंता थी। इसलिए भारत ने यूएन की जो अभी सम्मेलन हुआ था आपका दिसंबर 2022 के अंतर्गत, ये यूनाइट अवेयर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था और 1.64 मिलियन राशि का इसके अंतर्गत सहयोग दिया था, यूनाइट अवेयर के अंतर्गत है वो। इसका संबंध किससे है, शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से है। तो ये अपने हो गए हैं यूनाइटेड नेशन के तो। और अब अपनी विदेश नीति, और विदेश नीति के अंतर्गत वो नेहरू जी का क्या योगदान रहा है उनके क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, अफ्रो एशिया सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथनों की पहचान कर नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ, तो ये आपका पहला ऑप्शन है। इसके अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन आपके 18 से 24 अप्रैल 1954 में बाडुंग इंडोनेशिया में हुआ था, तो ये गलत है, इसकी जगह 1955 आएगा पहली बात तो ये तो गलत हो गया आपका। इस सम्मेलन के आयोजक देशों में भारत भी सम्मिलित था, ये बिल्कुल सही है, भारत तो काफी नेतृत्व करता थे, नेहरू जी तो इनके अंतर्गत है। और इस सम्मेलन में एशिया व अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया था, ये भी एकदम से सही है। तो 2 और 3 किसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत आपके 2 और 3, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो गया। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देखो हुआ क्या था, नेहरू जी के नेतृत्व में और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 और 1949 के अंतर्गत तो एशिया के जो देश थे उनका सम्मेलन हुआ कि भाई अपन गुटनिरपेक्ष बनेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, न तो अमेरिका के गुट में न रशिया के गुट में। और फिर क्या हुआ, फिर 1955 के अंतर्गत हमने एशिया से बाहर निकलकर अफ्रीका और एशिया का सम्मेलन किया था, और वो ये सम्मेलन है जिसको अपन कहते हैं एफ्रो एशिया सम्मेलन। कब हुआ था, 28 से 24 अप्रैल 1955। कितने देश शामिल थे, 29, और भारत भी इसका है वो सदस्य था, आयोजकों के अंदर शामिल था। फिर नाम कब अस्तित्व में है, तो इसको मैंने तैयार किया है, थोड़ा सा जल्दी के अंदर आप देख लेना इसको, क्योंकि नाम आजकल चर्चा में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो काफी लोगों का ऐसा सवाल है कि गुटनिरपेक्षता की नीति फेल हो गई, विदेश नीति फेल हो गई, काफी लोग ऐसा चर्चा चलती है। तो गुटनिरपेक्ष जो नीति है, हमारी आधारभूत नीति है विदेश नीति की, उसको हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 47-49 के अंतर्गत तो एशियाई देशों के सम्मेलन हुए थे, 55 में अफ्रीका एशिया के सम्मेलन थे, और इस 55 में हुआ अफ्रीका एशिया का सम्मेलन जो था आपका, इसमें सुकर्णो नासिर टिट्टो हो गया आपका, अब्दुल नासिर हो गया, मार्शल टिट्टो हो गया, ये सब ने मिलकर है वो गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट दिया था। और गुटनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट तो 55 में आ गया था, लेकिन गुटनिरपेक्ष जो आपका आंदोलन था उसका पहला सम्मेलन 1961 के अंतर्गत हुआ था। नाम का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहां पड़ता है, युगोस्लाविया के अंदर। और जब युगोस्लाविया में हुआ तो यहीं के प्रधानमंत्री थे मार्शल टिट्टो, वो इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, तो याद रखना गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन जो 1961 में आयोजित हुआ था आपके बेलग्रेड में, युगोस्लाविया के अंतर्गत है वो, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मार्शल टिट्टो ने। इसमें भारत ने भी सदस्यता ली थी, भारत के प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके अंतर्गत गए थे। और वर्तमान में गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है, नाम जो है उसके सदस्य कितने हैं, तो याद रखना 120 हैं। और नवीनतम जो सदस्य बने थे वो थे फिजी और अजरबैजान, और वो कब बने थे, 2011 के अंतर्गत है वो। अब क्वेश्चन आता है कि पहला सम्मेलन तो बेलग्रेड में तो हो गया, लेकिन क्या भारत में भी कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो आपका नाम है उसका सम्मेलन हुआ है, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हुआ है। 7वां जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन था वो 1983 के अंतर्गत दिल्ली के अंतर्गत हुआ था, और इसकी अध्यक्षा कौन थी, आपके इंदिरा गांधी जी इसकी अध्यक्षा थी।
लेटेस्ट कब हुआ है? तो 19वां सम्मेलन हुआ है 2024 के अंतर्गत। और कहाँ हुआ है आपका? कंपाला। कंपाला कहाँ पड़ता है आपके? युगांडा के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत भारत के प्रतिनिधि कौन है? याद रखना, जयशंकर। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद में, तो 16, 19 और 24 तीनों सम्मेलनों के अंतर्गत पहली बार भारत का प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुआ है। हमने पहले तो उपराष्ट्रपति को भेजा था 16 के अंदर, तो हामिद अंसारी को, और 2019 में भी उपराष्ट्रपति को भेजा था हमने, वेंकैया नायडू जी को, और 2024 वाले में तो उपराष्ट्रपति से भी आगे जाके हमने विदेश मंत्री को भेजा है, जयशंकर को। तो ये पहली बार कोई प्रधानमंत्री गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत है वो शामिल नहीं हो रहा है। तो ये सीधा सा संदेश है प्रधानमंत्री का कि हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं फंसेंगे, गुटनिरपेक्ष वगैरह के अंतर्गत है वो, सबका लाभ लेने की नीति में शामिल है। NAM जो आपका है 2.0 वर्जन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2.0 का कॉन्सेप्ट कब आया था? याद रखना, तो 2012 के अंतर्गत आया था। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सारी बातें मैंने बता दी हैं, याद कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय बुद्धिजीवियों के समूह के द्वारा एक थिंक टैंक के रूप में इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। बिल्कुल एकदम से सही बात है आपकी, ठीक है। और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश मामलों के अध्ययन को समर्पित संस्थान है, यह भी एकदम से सही बात है। और वर्ष 2001 में इसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। और कौन से संस्थान की बात कर रहे हैं? दोबारा देख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है। और इसका राष्ट्रपति, इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये इसका आंसर गलत है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है। किसका अध्यक्ष होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर कब अस्तित्व में आई? 1943 में। संसद ने इसे राष्ट्रीय महत्व का विषय कब दिया? 2001 के अंतर्गत। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश का उपराष्ट्रपति। और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश मामलों के अध्ययन के लिए कैसी संस्थान है? समर्पित संस्थान है। अगला देखना आप बाबू, स्वतंत्रता के बाद भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने स्वयं विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला है? बताइए। 5 रहे हैं, 7 रहे हैं, 9 रहे हैं आपके, या 10 रहे हैं? तो इसका सही आंसर है 9। मैं लिख भी दिए मैंने आगे कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए विदेश मंत्री भी रहे हैं, तो इसमें पहला नाम अपने पहले विदेश मंत्री तो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुलजारी लाल नंदा जी थे, नंदा थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री जब थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में, तो इन्होंने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। फिर इंदिरा गांधी खुद बोल्ड थी, विदेशी मामलों को अपने पास रखती थी, आपने खूब देखा होगा, निक्सन को धमकी देना, रूस के साथ संधि करना, बांग्लादेश के 2 टुकड़े करना, तो विदेशी मामलों में खूब एक्टिव थी मोदी जी की तरफ, तो वो खुद रही थी। फिर उनके बेटे राजीव गांधी भी है, वो विदेश मंत्री रहे थे, वीपी सिंह भी रहे थे, ठीक है, और पीवी नरसिम्हा राव भी रहे थे, और आई.के. गुजराल तो आपको पता ही, गुजराल सिद्धांत वगैरह दिया था उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी खुद विदेश मंत्री रहे हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह भी एक छोटे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री रहे हैं। वर्तमान में विदेश मंत्री आपको बताइए कौन है, ठीक है। शिमला समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य 8 जुलाई 1972 को हुआ था। तो आप जुलाई 1972 तो सही है, लेकिन इसमें 8 तारीख नहीं है, 2 जुलाई है, इसलिए कथन गलत है। इस समझौते के भारतीय व पाकिस्तानी पक्षकार क्रमशः जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी थे। तो ये गलत है ये भी, क्योंकि भारत व पाकिस्तान के पक्ष क्रमशः शब्द लिखा है इन्होंने, इसलिए क्रमशः में जुल्फिकार अली भुट्टो तो पाकिस्तान के, जबकि इसमें पहले कह दिया गया है भारतीय। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पूछ सकते हैं आपसे, बट ये आपके प्रेजेंस को चेक करने के लिए पूछे गए हैं, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत है वो, कि आप प्रेजेंट हो या नहीं, वरना ये प्रतिनिधि आपको पता है ये दोनों थे, है ना, और देशों का भी पता है। तो देख लेना, शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें पाकिस्तान की युद्ध बंदियों को छोड़ा गया था 90,000 को। और वर्तमान के अंतर्गत जो LOC है वो भी 1972 के कॉन्सेप्ट के बाद ही आई थी, ठीक है। तो इसका न तो 1 सही है न 2 सही है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते वर्तमान के अंतर्गत वो चर्चा में है, तो मैंने इसमें पहले और कौन से आपके समझौते हैं उनका भी जिक्र कर दिया है, तो देख लो, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका इसमें। तो सिंधु जल समझौता रद्द हो गया, हमने रद्द कर दिया
काफी बार चर्चा में है। कब हुआ था याद रखना, 19 सितंबर 1960 को। और 19 सितंबर 1960 को इसकी मध्यस्थता किसने की थी समझौते की, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत के प्रतिनिधि कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे वहां के राष्ट्रपति अयूब खान। और इसमें पूर्वी जो नदियां हैं अपने वाली इधर वाली, तो वो व्यास, रावी, सतलुज हैं, उनका 80% पानी हम यूज करेंगे और 20% पाकिस्तान करेगा। और पश्चिमी जो नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी हम यूज करेंगे। अभी काफी है वो गर्मा गर्मी का माहौल है। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि खून और नदी एक साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी काफी आक्रामक बयान आ रहे हैं। और इसी कड़ी के अंतर्गत जब 22 अप्रैल 1942 को भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर वैशारण घाटी है, वहां पहलगाम, वहां हमला हुआ, तो हमने 24 अप्रैल 2025 को सुरक्षा मामलों की बैठक की, कैबिनेट की। उसके अंतर्गत मोदी जी ने 5 सूत्रीय घोषणाएं की थी, जिसमें आपका सार्क का वीजा रद्द करना, उसी कड़ी के अंतर्गत है वो आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई करना। उसी कड़ी के तहत भारत ने सिंधु जो जल समझौता है उसको रद्द कर दिया था, याद रखना। अभियांश, रद्द शब्द हालांकि गलत है, अभियांश शब्द है, आस्थगन कर दिया था, ठीक है। और ताशकंद समझौता आपको पता ही है, 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान अपने से हार रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ है वहां के प्रधानमंत्री ने समझौता किया था 1966 के अंतर्गत, रूस के शहर ताशकंद के अंतर्गत। तो ये तीनों समझौते अच्छे से देख के चले जाना आप। पंचशील सिद्धांत किस सम्मेलन में पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। भारत की जो चीन के साथ रिश्ते हैं उनका आधार रहा पंचशील समझौता। कब आया था, बाडुंग सम्मेलन 1955। भाई ये तो गलत है, इसमें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन आया था। जिनेवा सम्मेलन 1954 जो था उसमें भी नहीं आया, क्योंकि इसके अंतर्गत तो वियतनाम से जुड़े मामलों को डिस्कस किया गया था। बेलग्रेड नाम सम्मेलन आपका ये भी नहीं है। तो भारत चीन जो समझौता हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ उन लाई के मध्य जो हुआ था समझौता 1954 में, उसमें पंचशील समझौता आया था। पंचशील समझौता क्या है ये भी थोड़ा सा देख लेना, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही है। इसमें 3 तो ए होंगे और 2 एस होंगे। 3 तो ए 2 एस। तो अखंडता, अनाक्रमण, हस्तक्षेप या आंतरिक मामले मान लो, और समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं। यदि आप अच्छे से याद रखोगे तो आपके आंसर इसमें हो जाएंगे। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान रखना, अनाक्रमण करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, समानता और पारस्परिक लाभ के लिए कार्रवाई करना, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दोनों का होना। ये 5 सिद्धांत थे। पंचशील समझौता इसको ही कहा जाता है, याद रखना। 1954 के अंतर्गत हुआ था, किस किस के बीच में, पंडित नेहरू और चाउ उन लाई के मध्य। अगला क्वेश्चन है, यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट 2025 एशिया का पूरा नाम। जो नई साझेदारी है अपनी यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट 2025, जो कि 10 वर्षों के लिए 2025 से लेके 2035 तक है। उसमें आपके ड्रोन आधारित सुरक्षा होगी, मेरीटाइम सुरक्षा होगी। इसके अंतर्गत है वो एएसआई नाम का एक समझौता बनाया गया है। उसको क्या कहेंगे आप, तो ऑटोनोमस सिस्टम इंटरनेशनल अलायंस। तो ये आप ऑप्शन देख लेना, इसका सही आंसर आपका 3, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, ठीक है। ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ड्रोन इंडस्ट्री हो गई, मेरिट है ना। तो इंडस्ट्री इसको ऐसे याद कर लेना आप थोड़ा सा। बाकी तो ऑटोनोमस सिस्टम तो आप याद कर लोगे, अलायंस तो सब में सेम ही है। तो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है ना। तो ये इंटरनेशनल 2 जब देशों का हो रहा है तो क्यों करेंगे वो, ठीक है, देख लेना। बाकी आप आसान सा था। श्रीलंका में प्रवासी समस्या के समाधान हेतु नेहरू जी और कोटे वाला जो समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत है वो श्रीलंका के अंतर्गत भारत मूल के व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रावधान था। उसको कब हस्ताक्षरित किया था, तो बड़ा ही पिन पॉइंट है। तो इसका सही आंसर है 18 जनवरी 1954 को। रटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है इसमें। 18 जनवरी 1954 को आपके 18 को ऐसे याद कर सकते हो, 54 का पाड़े में आता है ना, थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो आप। तो नेहरू कोटे वाला समझौता। इसके अलावा 1987 के अंतर्गत श्रीलंका के साथ भारत के प्रधानमंत्री राजीव और जयवर्धन ने थे, वो भी समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत शांति सेना भेजी गई थी, सेना भेजी गई थी भारत की। और भारत को काफी नुकसान हुआ था, लिट्टे नामक एक संस्थान था उसके कारण, प्रभाकरण के कारण, और फिर वापस बुलाया गया था। काफी फजीयत हुई थी उस मामले के अंतर्गत, और उसी के आक्रोश के अंतर्गत आके 1991 के अंतर्गत है वो राजीव गांधी जी की हत्या भी हो गई थी। अगला है, भारत की विदेश नीति का संचालन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51
के दिशा निर्देशों सिद्धांतों पर आधारित है। तो बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि की बात की गई है, शांतिपूर्ण समाधान की। भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है। तो ये दोनों ही सही है। तो 1 और 2 आएगा इसके अंतर्गत, ये तो इजी सा है। अगला है, भारत की लुक ईस्ट नीति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह नीति 1991 में शुरू की गई थी, ठीक है, और यह नीति के कारण है भारत आसियान संबंधों का विस्तार हुआ, और इस नीति का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। तो बताइए इसमें क्या है? तो 1991 में तो आई थी लुक ईस्ट नीति, ये एकदम से सही है, और इस नीति के कारण ही भारत और आसियान के संबंधों का विस्तार हुआ था। बिल्कुल दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आपकी केंद्रित थी लुक ईस्ट नीति। इस नीति का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री, भाई 1991 में प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थी, तो ये गलत है, आपके पीवी नरसिम्हा राव आएगा इसके स्थान पर, ठीक है। तो विदेश नीति में ये लुक ईस्ट नीति, एक्ट ईस्ट नीति है ना, और मिडिल ईस्ट के लिए सेंट्रल एशिया की जो नीति आपकी नेबरहुड पॉलिसी है, उसको मैंने लिखा है एक जगह, आप देख लो थोड़ा सा फास्ट एकदम से। क्या है देखो, 1991 के अंतर्गत तो हमारी लुक ईस्ट नीति आई थी। लुक ईस्ट यानी जो पूर्व की ओर देखो अब नीति थी अपनी, उसके अंतर्गत क्या था, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, जिसके अंतर्गत इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये जो आसियान के देश हैं, इनके ऊपर उनके साथ आर्थिक रिश्ते बनाने के ऊपर जोर दिया गया था। मोदी जी 2014 के अंतर्गत आए और इसको हमने बदल के क्या कर दिया, नाम बदल दिया, लुक ईस्ट का क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट, की भाई हम सिर्फ देखेंगे देखेंगे नहीं, हम एक्ट भी करेंगे। तो एक्ट ईस्ट का भाई 2014 में, इसका लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर क्या है? तो लुक ईस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रिश्ते थे, और इसमें सांस्कृतिक हो गए, सामाजिक हो गए, धार्मिक हो गए, आपके रणनीतिक हो गए, सुरक्षा से जुड़े हुए सारे के सारे हैं वो आ गए। और कौन से क्षेत्रों में केंद्रित है? तो भारत के पूर्वी इधर जो क्षेत्र है सारे के सारे आपके, ये म्यांमार से लेके, चाइना से लेके, जापान से लेके, ये और इंडोनेशिया वगैरह आसियान जो देश हैं, उनके साथ रिश्ते सुधारने से जुड़ा मामला है। फिर 2005 में मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने कहा कि वेस्ट की तरफ भी देखो भाई, पश्चिम की तरफ भी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम तेल तो इधर से लेते हैं, तो उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा। तो जो वेस्ट है उसके अंतर्गत ईरान हो गया और खाड़ी देश है, उनके साथ है वो संबंध सुधारने के ऊपर जोर दिया गया। 2012 के अंतर्गत है वो मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान एक और नीति लाएगी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति। जो सेंट्रल एशिया अपना खाड़ी देशों के ऊपर, ये जो रूस और चाइना के इधर वाले क्षेत्र के अंतर्गत अफगानिस्तान से ऊपर जो देश हैं, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है ना, ये सारे के सारे स्थान जितने भी आपके याद आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसकी कनेक्ट सेंट्रल एशिया की पॉलिसी के अंतर्गत उनसे रिश्ते सुधारने की बात की गई थी। मोदी जी 2014 में आते ही कहा कि पड़ोसियों से रिश्ते होने जरूरी हैं, क्योंकि उनके जो राजनीतिक गुरु अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कहना था कि भाई पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, तो इन्होंने कहा कि चेक करते हैं कि बदले जा सकते हैं या नहीं। तो 2014 में आए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो आपकी है, वो पहले पड़ोसी की नीति लाए, और इसी के तहत 2014 में पहली विदेश यात्रा भी हमारे पड़ोसी देश भूटान के साथ ही की थी हमने। फिर मालदीव गए थे मोदी जी, आपको याद होगा, ठीक है। और ये हालांकि वर्तमान के अंदर काफी चर्चा में है कि क्या इसका वास्तव में रेलिवेंस रहा है, कि हम पड़ोसियों को कितना एंगेज कर पा रहे हैं। तो 1998 और 2003 में, 1998 में परमाणु परीक्षण किया था हमने दूसरा, तो उसके बाद हमने एक हमारी पॉलिसी की घोषणा की थी कि हम परमाणु जो बम है उसका पहले प्रयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट पॉलिसी का। उसको धरातल के ऊपर वो कागजी कार्रवाई में लाया गया था 2003 में। इसके 8 सिद्धांत है, काफी चर्चा में है परमाणु युद्ध के चलते। और आगे है, निम्नलिखित में से राजीव गांधी द्वारा निशस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान दिए गए 4D सिद्धांतों में शामिल नहीं है। 4D, डी आर्मनाइजेशन, निशस्त्रीकरण बिल्कुल सही है, डी कोलोनाइजेशन, अनुपनिवेशवाद, ये भी सही है, और डिप्लोमेसी फॉर पीस, शांति के लिए कूटनीति, ये भी सही है। बचा एक तो लोकतंत्रवाद, डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है, ये तो पब्लिक एड से जुड़ी हुई अवधारणा है। इन्होंने डेवलपमेंट बताया था, विकास। इसके 4 हैं 4D के, पहला डी आर्मनाइजेशन, दूसरा डी कोलोनाइजेशन, तीसरा डिप्लोमेसी फॉर पीस, और चौथा है डेवलपमेंट। ये इजी सा है, पढ़ा है तो आप याद कर दोगे इनको, ठीक है। भारत की परमाणु नीति से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, वो हमें पहचानना है, बताइए। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो बिल्कुल किया था भाई, हमने पता ही होगा। नेहरू जी, वो जो इंदिरा गांधी जी की सरकार के अंतर्गत धमाका किया था पहली बार। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण दूसरा किया था, और उसके बाद अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की घोषणा की थी, तो बिल्कुल की थी। और इसका क्रियान्वयन 2003 में किया था। ये कितने सूत्रीय है? 8 सूत्रीय है, ये भी थोड़ा सा याद रखना।
भारत ने जो परमाणु अप्रसार संधि है 1968-70 की एनपीटी, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो बिल्कुल नहीं किए हमने, क्योंकि हमें 1974 में क्या बनाना था, परमाणु बम, इसलिए हमने किस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे, परमाणु अप्रसार संधि पे। और इसके चक्कर में भारत के ऊपर खूब है वो विवाद भी हुआ था, और बाद में दबाव में लाने का भी प्रयास किया गया था, निक्सन वगैरह ने काफी धमकियां दी थी हमला करने की, लेकिन रूस साथ आ गया था हमारे बाद में। 1963 में नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। सीटीबीटी जो आपकी कंप्रेसिव टेस्ट बैन थ्योरी थी जी आपकी, ये तो 1996 की है भाई, और ये आप बात कर रहे हो कब की, 1963 में। तो जब सीटीबीटी संधि 1963 में थी नहीं, पीटीबीटी थी उस समय हालांकि, तो उस पे हस्ताक्षर नेहरू जी के द्वारा किए गए थे। ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। तो हमने एनपीटी के ऊपर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे 1968 वाली पे, और सीटीबीटी जो आपकी 1996 वाली है उसके ऊपर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं हमने। परमाणु जो बम है उससे जुड़ी हुई जो हमारी योजना है उसको लेके है, वो अभी तक किसी भी संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत का मामला अलग है थोड़ा सा। इसमें भारत का सोचना ये है कि हम अप्रसार पे ध्यान नहीं देंगे। यदि पूरा विश्व एक साथ परमाणु बम को त्यागता है तब तो हम भी त्याग देंगे। अब 5 देश रखेंगे, 6 देश रखेंगे और बाकियों को नहीं रखने देंगे, ये भेदभावपूर्ण नीति है, इसके ऊपर भारत टिकेगा नहीं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन बैंकॉक आपका है वो थाईलैंड की राजधानी, उसमें अप्रैल 2025 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो बिम्स्टेक का छठा सम्मेलन कब किया गया था, तो याद रखना अप्रैल 2025 में। कहाँ किया गया था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी वो भी थोड़ा सा आप मुझे बताइए। तो 1997 में। और कहाँ इसका सचिवालय है, ढाका में। और इसके सदस्य कितने हैं, 7 हैं। बिम्स्टेक ने देशों ने 300 युवाओं को भारत में प्रशिक्षण करने के लिए बोद्धि पहल शुरू की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी आरपीसी आजकल इसको लेके क्वेश्चन पूछ चुकी है 2-3, ठीक है। तो बोद्धि की फुल फॉर्म भी देख लेना, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नई दिल्ली में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर खोला जाएगा, ये गलत है, नई दिल्ली की जगह बेंगलुरु आएगा, इसके अंतर्गत है वो। और भारत वर्ष 2025-50 में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये 50 नहीं है, याद रखना 2027 है इसके अंतर्गत। 1997 में स्थापना हुई बिम्स्टेक की, 30 वर्ष पूरे होंगे 2027 के अंतर्गत, और उस समय बिम्स्टेक खेलों का आयोजन होगा। ध्यान रखना, बिम्स्टेक एथलीट जो मीट है वो 2025 में होगी, और खेलों का आयोजन 2027 में। तो ये 1 और 2 इसके अंतर्गत सही है, बाकी ये नीचे वाले गलत हैं दोनों, ठीक है। तो छठा सम्मेलन कहाँ हुआ ये भी थोड़ा सा देख लेना। और इसका बैंकॉक जो घोषणा है, विजन है पत्र, उसकी भी काफी चर्चा होती है आजकल। भारत ने बांग्लादेश के साथ 19 मार्च 1942 को कहां पर 25 वर्षीय शांति, मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखना, फैक्चुअल है, सीधा का सीधा आंसर है ढाका। और किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो आपके मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं नेशनल, उन्होंने किए थे, और शेख हसीना के पापा और इंदिरा गांधी जी ने किए थे। कब, 19 मार्च 1972 को, कहा, ढाका के बीच में। अगला है, भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के मध्य शांति, मैत्री और सहयोग संधि से संबंधित विचार कौन से हैं बताइए। तो इसमें है, इस मामले पर मॉस्को में 22 जुलाई 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे। और दूसरा है, सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर की तरफ से इस संधि पर ग्रामिकों ने हस्ताक्षर किए थे। तो देखो, जब पूरा विश्व हमारे खिलाफ हो रहा था तो उस दौरान इंदिरा गांधी जी ने हमारे पक्ष में रूस को लेना पसंद किया था, और उसी दौरान है वो हमने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। याद रखना, 1972 में मध्य शांति मैत्री सहयोग संधि से संबंधित जो संधि थी आपकी, उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें गलत है, ये एकदम से इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल 2 सही होगा ये, ठीक है। आगे देखो अपना, हाँ, नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त 1948 में भारत और भूटान के बीच
स्थायी शांति और मित्रता की संधि हुई थी, तो ये भाई 1948 नहीं है, कब है, 1949 है। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू की गई थी और जिसका 100% बजट भारत ने दिया था। ये तो हम अब तक दे रहे हैं काफी इसका हिस्सा, तो ये इसका आंसर सही है, तो इसका आंसर केवल 2 होगा। आगे अगला क्वेश्चन, हो गए क्वेश्चन तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। अपन अच्छे से तैयारी कीजिए, मुझे लग रहा है कि हम सब अच्छे एफर्ट करके इस युद्ध को जीत ही लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।